हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रिंकू राजपूत। इन्वायरमेंटल स्टडी की कंटिन्यूस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर सीरीज का ये लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था बेसिकली एयर पोल्यूशन क्या होता है, एयर पोल्यूशन के सोर्स क्या होते हैं और एयर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट क्या रहते हैं। ठीक है, इफ़ेक्ट को बस मैंने आपको बताया था, आप डिटेल में पढ़ेंगे उनके बारे में। ठीक है, पहला टॉपिक है आपका आज की इस लेक्चर का इफ़ेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी एयर पोल्यूशन के द्वारा क्या क्या प्रभाव होता है। फर्स्ट वन है इफ़ेक्ट ऑन एनिमल, सेकंड है आपका इफ़ेक्ट ऑफ प्लांट, थर्ड है आपका इफ़ेक्ट ऑन नेचुरल बैलेंस, फोर्थ है आपका इफ़ेक्ट ऑन मटेरियल। ठीक है, इसका पहला है इफ़ेक्ट ऑन एनिमल, जानवरों पर प्रभाव। आप सभी जानते हो यदि वातावरण की वायु दूषित होगी, उस वायु को कौन ग्रहण करते हैं? आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी आपके जानवर और मनुष्य। इसमें आप मनुष्य भी लिख सकते हो। ठीक है, मैन। जब हम दूषित वायु को ग्रहण करते हैं या जानवर दूषित वायु को ग्रहण करते हैं तो उन वायु के साथ साथ जो वातावरण में हानिकारक कण होते हैं वो भी उस वायु के साथ आपके शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं, जिसके कारण जानवरों के और मनुष्य के शरीर में डिफरेंट बीमारियां प्रोड्यूस होती हैं, लाइक कैंसर, सांस लेने में प्रॉब्लम होना, अस्थमा एक्सेट्रा आदि। ठीक है, सेकंड है इफ़ेक्ट ऑफ प्लांट। प्लांट पे क्या प्रभाव पड़ता है? अगर आपकी वायु दूषित हो जाएगी तो दूषित वायु आपकी एयर में फ्लो होगी। एयर में जब वायु फ्लो होगी तो वो पेड़ पौधों की पत्तियों पर आपकी जम जाएगी। ठीक है, अगर वो पेड़ पौधों की पत्तियों पर जम जाएगी तो उससे क्या है, जो जितने भी प्लांट हैं आपके फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएंगे, जिसके द्वारा क्या होगा, प्लांट अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, और अगर वो भोजन नहीं बना पाएंगे तो उन प्लांट की क्या नहीं हो पाएगी, ग्रोथ नहीं हो पाएगी। आप सभी ने देखा होगा, आप रोड पे होके आप पेड़ों पे देखना कि जब धूल मिट्टी उनकी पत्तियों पे कितनी जमी रहती है, जिसके द्वारा वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाती। और वहीं पे अगर बारिश हो जाती है तो आप देखना जो पेड़ पौधों की पत्तियाँ कितनी क्लीन हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब बारिश होती है तो बारिश अपने साथ वायु में उपस्थित धूल के कणों को नीचे की ओर ले आती है। ठीक है, थर्ड है आपका इफेक्ट ऑन नेचुरल बैलेंस। इफेक्ट ऑन नेचुरल बैलेंस में क्या है, यदि आपकी वायु प्रदूषित हो जाएगी तो जितना भी आपका नेचुरल बैलेंस है गैसेज का प्लांट में, ऑक्सीजन अर्थ पर, वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी ऑक्सीजन कितनी है, लगभग 21%, 78% क्या है, नाइट्रोजन। वहीं पर अगर आपकी एयर पॉल्यूटेंट हो जाएगी, यानी उसमें CO2 की मात्रा, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा, सल्फर की मात्रा अत्यधिक हो जाएगी, तो उसके द्वारा जितनी भी आपकी श्रृंखला है यानी साइकिल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सभी क्या हो जाएंगी, इफेक्टेड हो जाएंगी। नेक्स्ट आपका इफेक्ट ऑन मटेरियल। मटेरियल पर क्या प्रभाव पड़ता है? मटेरियल पे प्रभाव का मतलब अगर मैं बात करूँ तो आपने एसिड रेन का नाम सुना होगा। ठीक है, अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा कैसे होती है? आपका वाहनों से निकलने वाली सल्फर और नाइट्रस ऑक्साइड गैस वायुमंडल में घूमती रहती है और वो ऊपर की ओर फ्लो होती रहती है। जब ऊपर जो पानी की ड्रॉपलेट होती हैं, बूंदों के साथ वो सल्फर डाई और नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलके आपका सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती है। यही अम्ल बारिश के रूप में पृथ्वी पे गिरता है। पृथ्वी पे गिरेगा क्योंकि ये अम्ल बन गया, तो अब ये कैसी बारिश हो जाएगी, अम्ल वर्षा। और इसी वर्षा के कारण जो भी आपके मटेरियल होते हैं उन पर क्या होता है, उन पे इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। फॉर एग्जांपल ताजमहल की मैं बात करूं तो एसिड रेन से क्या है, ताजमहल का जो संगमरमर पत्थर होता है और रेड कलर का जो पत्थर, उनके साथ जो भी है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल एक आपका केमिकल रिएक्शन करना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण उनकी चमक क्या हो जाती है, फीकी हो जाती है। अगर आपका सल्फ्यूरिक अम्ल आपका पानी के रूप में बरसेगा तो जो आपके आयरन है, बिल्डिंग है, उनका जो मटेरियल है वो भी क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, ये कहलाएंगे आपके इफेक्ट ऑन मटेरियल। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंट्रोल मेथड। ठीक है, यानी जो आपका वायु प्रदूषण है उसे आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, एक तो आप सिंपल भाषा में अगर किसी से पूछोगे तो वो यही कहेगा, अत्यधिक पेड़ों को लगाकर। ठीक है,
वो भी बात सही है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको टेक्निकल बताऊंगा जो आपके पढ़ने हैं, यानी कैसे है। ठीक है, आपको सिर्फ वायु, अगर कोई दूषित वायु है, आपको पूरी पृथ्वी की नहीं करना, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपकी दूषित वायु है, उस वायु को कैसे शुद्ध करना है, बस वो आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ये आपका, इसके दो मेथड होते हैं। फर्स्ट वन होता है डाइल्यूशन मेथड, सेकंड वन होता है कंट्रोल ऑन सोर्स। पहला मेथड है आपका तनुकरण, दूसरा है आपका कंट्रोल ऑन सोर्स। ठीक है, तनुकरण, तनुकरण क्या प्रोसेस है? ठीक है, पहले पढ़ लो फिर पूरा समझाऊंगा। इस प्रोसेस में प्रदूषित वायु को ऊंची चिमनियों द्वारा, ठीक है क्या, इस प्रोसेस में प्रदूषित वायु को ऊंची चिमनियों द्वारा वायुमंडल में काफ़ी ऊंचाई पर छोड़ा जाता है, जिससे उसमें उपस्थित हानिकारक कण वायुमंडल में होने वाली हलचल के कारण वायुमंडल में मिल जाते हैं। ठीक है, और भूतल पर आने तक यह कण काफ़ी तनु हो जाते हैं, जिससे प्रदूषण से बचा जा सकता है। ठीक है, अब इसे समझो। आपने रिफाइनरी देखी होंगी, ऑयल रिफाइनरी, फॉर एग्जांपल मत्था की रिफाइनरी, वहाँ पे आपने चिमनी देखी होगी, या कहीं पे ईंट के भट्टे देखे होंगे, वहाँ पे चिमनी लगी होगी। चिमनी क्यों लगाते हैं? क्योंकि जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो उससे जो हानिकारक गैसेज निकलती हैं, जिसके द्वारा आपका वातावरण क्या होता है, दूषित होता है। उन हानिकारक गैसों को हम पृथ्वी की सरफेस पे ना छोड़ के उन्हें पृथ्वी की सरफेस से कुछ ऊंचाई पर छोड़ते हैं। उन्हें छोड़ने का रीज़न ये है क्योंकि जो भी आपकी हानिकारक गैसेज होती हैं, अगर हम उन्हें ऊपर छोड़ेंगे तो वो क्या रहेंगी, एक जो आपकी वायुमंडलीय हलचल होती है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर डिफरेंस, नमी की मात्रा का बढ़ना, उसके कारण जो भी आपकी हानिकारक गैस हैं घनत्व के कारण, यानी उनके कारण वो आपकी नीचे की ओर फ्लो नहीं कर पाती, और वो एक लॉन्ग टाइम तक वो आपकी ऊपर ही रहेंगी। और एक लॉन्ग टाइम तक अगर वो आपकी ऊपर ही रहेंगी तो जब वो धीरे धीरे नीचे आएंगे उसकी वायु के कण, दूषित वायु के कण, तो वो अब उतने हानिकारक नहीं होंगे जितने कि उस समय जब वो प्रोड्यूस हो रहे थे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात करूँ सल्फर के कण की, ठीक है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। सल्फर का एक कण को मैंने कोयला जलाया, सल्फर का एक कण निकला अर्थ पे, यानी घरों में कोयला जलाया वहाँ पे निकला, उसके द्वारा 10 लोग बीमार हो रहे हैं। ठीक है, 10 लोग बीमार हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ। 1 किलो कोयले से मैंने सल्फर डाइऑक्साइड निकली, फॉर एग्जांपल आपकी 1 लीटर निकली, या कुछ मान लो 100 कण निकले सल्फर के, उन 100 कणों से आपके 10 लोग बीमार हो रहे हैं। वहीं पे अगर मैं उन 100 कणों को एक चिमनी की सहायता से ऊपर वायुमंडल की कुछ ऊंचाई पे छोड़ता, फॉर एग्जांपल 50 या 20 मीटर, 20 से 30 मीटर की ऊंचाई पे छोड़ता, तो वो सल्फर के जो 100 कण हैं वो डायरेक्ट पृथ्वी पे नहीं आ पाएंगे, और एक लॉन्ग टाइम तक, फॉर एग्जांपल 5-6 महीने तक वो वायुमंडल के ऊपरी सतह में ही घूमेंगे। पहले क्या थे, वो ज़्यादा हानिकारक थे, लेकिन अब वो क्या हो जाएंगे, कम हानिकारक हो जाएंगे, और धीरे धीरे जैसे ही वो अर्थ की सरफेस पे आएंगे तो अब उनके द्वारा मात्र 2 लोग बीमार होंगे। पहले कितने हो रहे थे, 10 हो रहे थे, अब कितने हो रहे हैं, 2। क्यों? क्योंकि जो कण है वो अब कम हानिकारक है, यानी कम प्रदूषित हैं, इसलिए आपका चिमनियों का निर्माण किया जाता है। इसी प्रोसेस को आप बोलते हैं डाइल्यूशन, यानी तनुकरण। ठीक, नेक्स्ट है आपका कंट्रोल ऑन सोर्स। कंट्रोल ऑन सोर्स यानी जो सोर्स है उसकी उन सोर्स पे हम क्या कर लें, कंट्रोल कर लें। पहला है सोर्स का रीलोकेशन। सोर्स का रीलोकेशन यानी जहाँ से प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है उस वाले प्रोजेक्ट को वहाँ से उठा के कहीं और ले जाए। जैसे मैं बात करूं, आपका कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री अगर आप सिटी में बनाते हो तो वह वहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा करेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपके पेड़ पौधे नहीं है, और प्रदूषण ज़्यादा करेगी, पेड़ पौधे नहीं है और वो प्रदूषण ज़्यादा करेगी तो वहाँ पे आसपास लोगों को भी ज़्यादा दूषित होंगे, यानी ज़्यादा दूषित एयर को लेंगे, जिससे कि उनकी हेल्थ क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। अगर उस प्रदूषण को कम करना है तो उस प्लांट को एक इस जगह से उठा के ऐसी जगह पे लगाना पड़ेगा जहाँ पे आपके पेड़ पौधे अधिक हो आसपास, और वहाँ पे आपकी जनसंख्या कम रहती हो, यानी जनसंख्या ना के बराबर हो। उस वाले प्रोसेस को बोलते हैं सोर्स ऑफ रीलोकेशन। आप देखना कि हमेशा जो इंडस्ट्रियल एरिया बनाए जाते हैं वो एक सिटी से बाहर बनाए जाते हैं। जैसे मैं आगरा की बात करूँ, आपका आगरा मेन है, मेन अगर आप इधर की तरफ आओगे सिकंदरा की तरफ तो आपका इंडस्ट्रियल एरिया पड़ेगा शास्त्रीपुरम के आसपास। ठीक है, शास्त्रीपुरम से आगे वो पूरा क्या है, आपका इंडस्ट्रियल एरिया। अब वहीं पे मैं आगरा का पल्ली पार जाऊँ, जमुना नदी पार, तो वहाँ पे देखना रामनगर, वो आपका रामनगर का इंडस्ट्रियल एरिया पड़ेगा।
इन दोनों के बीच में आपकी आगरा सिटी लोकेट की गई है, ठीक है। अगर इन दोनों इंडस्ट्रियल एरिया को मैं आगरा सिटी में लगा देता तो वो ज़्यादा क्या करते, प्रदूषित करते, ठीक है। ये है आपका सोर्स ऑफ रीलोकेशन। सेकेंड है सोर्स को शट डाउन कर देना। यदि कोई अगर आपकी वायु ज़्यादा प्रदूषित हो गई है तो जो भी जितनी भी आपकी इंडस्ट्री हैं उन्हें क्या कर देना, शट डाउन कर देना। जैसे कोविड-19 से पहले आपने देखा होगा 2019 के मार्च के महीने में आपका प्रदूषण ज़्यादा था, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स आ रहा था वो आ रहा था आपका वेरी बैड, यानी 550 ppm पार्ट्स पर मॉलिक्यूल, ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उनकी कुछ यूनिट होती होगी, उसमें 550 आ रहे थे। लेकिन जैसे आपका शटडाउन लगा, यानी आपका लॉकडाउन लगा तो जितनी भी आपकी इंडस्ट्री थी वो क्या हुई, शटडाउन हो गई। शटडाउन हो जाएंगी तो हानिकारक धुआं आपका निकलेगा नहीं। तो आपने देखा होगा कि 3 या 4 महीने बाद ही जो आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो वेरी गुड आया था, मात्र 50 ppm। कहाँ पे 550, कहाँ पे 50, 150 से ऊपर वो खतरनाक हो जाता है और 300 से ऊपर अति खतरनाक, और आपका आया था 50। वो किसकी वजह से, जितनी भी आपकी इंडस्ट्री है, ऑटो व्हीकल्स हैं, वो क्या हुए थे, शटडाउन, ठीक है। एक ये मेथड है। सेकेंड है फ्यूल का सब्स्टिट्यूशन करके, यानी फ्यूल को बदल कर। फ्यूल को कैसे बदला जा सकता है इसे समझो, ठीक है। जैसे पहले ज़माने में आप क्या कर रहे थे, कोयले का यूज कर रहे थे। कोयला क्या कहता था, सबसे ज़्यादा प्रदूषण कौन करता है, कोयला। कोयले का हमने अल्टरनेट क्या ढूंढा, यानी कोयले की जगह हमने क्या यूज करना स्टार्ट करा, पेट्रोल। पेट्रोल क्या कर रही थी, अब कोयले से कम प्रदूषित कर रही थी। अब पेट्रोल की जगह हमने क्या कर दिया, सोलर एनर्जी, यानी सौर ऊर्जा या इलेक्ट्रिसिटी। अब ये सौर ऊर्जा गैस को कन्वर्ट करा हमने, सॉरी पेट्रोल से हम गैस में आए। गैस क्या कर रही थी, उन दोनों से कम प्रदूषण कर रही थी। अब गैस को छोड़ के फिर हम आए आपके सोलर एनर्जी पे। सोलर एनर्जी यानी हमने फ्यूल को क्या कर दिया, फ्यूल को बदल दिया एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, जिससे कि आपका वातावरण में प्रदूषण कम हो सके। कोयले से सबसे ज़्यादा हो रहा था, फिर उससे कम पेट्रोल से, फिर उससे कम आपका गैस से, अब बिल्कुल, और फिर उसके बाद बिल्कुल भी नहीं हो रहा, वो किससे हो रहा है, आपका सोलर एनर्जी से। सोलर एनर्जी कैसी है, आपकी ग्रीन एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसेस चेंज, यानी आप बहुतों के प्रोसेस चेंज करके क्या कर सकते हो, आप उस एयर पॉल्यूशन को क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल रिसाइकलिंग प्रोसेस के द्वारा। जैसे साइलेंसर है, बाइक का इंजन है, बाइक में मैं ऐसा प्रोसीजर लगाऊं, जैसे आप बाइक का इंजन देखा होगा आपने, जब फ्यूल आपका बर्न होता है तो उस फ्यूल में से जो बाइक के इंजन की एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है, मात्र 20 से 30%। यानी अगर मैं उसमें 100 लीटर पेट्रोल डालूंगा तो उससे 30 लीटर पेट्रोल का यूज मैं क्या करूँगा, एक जगह से दूसरी जगह जाने में, और बाकी की 70 लीटर पेट्रोल खत्म होगी मेरी। एक तो धुआं निकल रहा होगा साइलेंसर से, एक इंजन गर्म होगा उसमें, और एक जो वॉल्यूम आवाज़ करती है उसमें। तो मुझे ऐसा प्रोसेस चेंज करना चाहिए जिससे कि मेरे इंजन की क्या हो जाए, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए, वो फ्यूल को पूरे के पूरे फ्यूल को क्या कर ले, बर्न कर ले, ठीक है। वो कहलाता है आपका प्रोसेस चेंज। नेक्स्ट है प्रॉपर मेंटेनेंस। प्रॉपर मेंटेनेंस से क्या है, जैसे मैं इंजन की बात करूँ आपकी बाइक की, ठीक है। प्रॉपर मेंटेनेंस, जैसे बाइक है, बाइक आप नई लेके आते हो, खूब आपकी स्मूथली चलती है, कोई आप साउंड क्रिएट नहीं करेगी, एवरेज अच्छा देगी, ठीक है। वही बाइक आपकी 5 महीने हो जाए, 5 महीने बाद आपने उस बाइक में कुछ भी नहीं करा, आप देखोगे कि बाइक आवाज़ करना ज़्यादा कर देगी, एवरेज कम देगी, धुआं निकलना ज़्यादा हो जाएगा। धुआं यानी वायु प्रदूषण ज़्यादा हो जाएगा, धुआं निकलेगा तो वायु प्रदूषण ज़्यादा होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि मैं एक प्रॉपर टाइम टू टाइम अपनी बाइक की क्या नहीं करवा रहा था, सर्विस नहीं करा रहा था, यानी उसे मेंटेन करके नहीं रख रहा था, जिसकी वजह से वायु क्या होगी मेरी अत्यधिक प्रदूषित हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट। इंस्टॉलेशन ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, फॉर एग्जांपल जैसे चिमनियों का निर्माण करना, बाइक में साइलेंसर का निर्माण करना, बाइक में साइलेंसर लगाना। आप देख रहे हैं बहुत सी बाइकों में साइलेंसर नहीं लगा रहता तो वो आवाज़ ज़्यादा करते हैं और धुआं का ज़्यादा उत्सर्जन करते हैं। साइलेंसर क्या करता है, जो भी आपका बाइक के इंजन से आपका धुआं निकलता है पिस्टन सिलेंडर से, तो उसके जो हानिकारक कण होते हैं वो साइलेंसर में आपके बैठ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा साइलेंसर में ब्लैक कलर की लेयर जम जाती है, वो आपका अगर वो साइलेंसर ना होगा तो जितने भी वो ब्लैक पार्टिकल्स हैं वो आपके वायु में मिल जाएंगे, जिसके द्वारा आपका वायु प्रदूषण हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका कंट्रोल मेथड ऑफ एयर पॉल्यूशन। ये आपके 2 टाइप्स के रहते हैं। फर्स्ट वन है डाइल्यूशन यानी तनुकरण, सेकंड है कंट्रोल ऑन सोर्स। कंट्रोल ऑन सोर्स आपके 6 टाइप के हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका
पार्टिकुलेट कंट्रोल इक्विपमेंट, यानी वायु से कणों को कैसे अलग किया जा सकता है। ठीक है, वायु से कणों को कैसे अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पार्टिकुलेट कंट्रोल इक्विपमेंट, यानी जो पार्टिकुलेट का मतलब होता है द्रव्यत कण। ऐसे कण जो आपकी वायु में प्रेजेंट रहते हैं उन्हें हम कैसे दूर कर सकते हैं, उसके कुछ मेथड है। मैं फिगर के द्वारा आपको समझाऊंगा, पेन कॉपी लेके बैठना और फिर मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, आप उनसे नोट डाउन करते जाएं। पहला है आपका ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर। ठीक है, पहला कौन सा, ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर। पहला टॉपिक कौन सा है इसमें आपका, ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर, यानी इस प्रोसेस में जो आपके वायु में जो आपके पार्टिकल्स होंगे यानी दूषित कण, वो किसके द्वारा आपके रिमूव होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट लिखे हैं मैंने, बेसिकली 2 पॉइंट है और आपको मैं जो वर्किंग बता रहा हूँ सिर्फ वही लिखनी है, एक्स्ट्रा इसमें कुछ नहीं लिखना। ठीक, पहला इसका पॉइंट है, इस प्रोसेस के द्वारा 50 माइक्रोमीटर, क्या इस प्रोसेस के द्वारा 50 माइक्रोमीटर से बड़े कणों को अलग कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस के द्वारा 50 माइक्रोमीटर से बड़े कणों को अलग कर सकते हैं, पहला पॉइंट। सेकंड, इस प्रोसेस में जो आपका चैम्बर होगा उसमें एयर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 0.5 to 2.5 मीटर पर सेकेंड, यानी 0.5 से 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना एयर का फ्लो होना चाहिए। देखो इस चैम्बर में क्या रहता है, या ये आपका होपर टाइप का है, ये होपर है, डस्ट होपर, यहाँ से एयर फ्लो होगी। ठीक है, देखो एक मिनट, यहाँ से क्या होगी, आपकी एयर फ्लो होगी, एयर यहाँ से फ्लो होगी। एयर की वेलोसिटी कितनी होगी, 0.5 to 2.5। ठीक है, एयर की वेलोसिटी 0.5 to 2.5। जब एयर यहाँ से फ्लो होगी यानी वेलोसिटी क्या है, बहुत ही कम, यानी ना के बराबर आपकी वेलोसिटी है। ठीक है, जब वो हवा धीरे धीरे जाएगी तो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, यानी क्या, क्योंकि वेलोसिटी कम है तो वो आपके मूवमेंट नहीं कर पाएंगे जो पार्टिकल्स हैं एयर में, तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या करेगा, उन पार्टिकल्स को अपने नीचे की ओर आकर्षित करना चालू कर देगा, जितने वो क्या कर देगा, इस डस्ट हॉपर में क्या कर देगा, कलेक्ट कर देगा और यहाँ से आपकी एयर क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। इसमें बस 50 माइक्रोमीटर से बड़े कणों को रिमूव कर सकते हैं, 50 माइक्रोमीटर से छोटे कणों को हम इस प्रोसेस में रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर। सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर यानी सेंट्रीफ्यूगल अपकेंद्रीय बल। ठीक है, इसमें 50 माइक्रोमीटर तक के कणों को अलग किया जा सकता है। ठीक है, यानी इसमें जो इस प्रोसेस में 25 माइक्रोमीटर से बड़े कणों को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो कणों को हम अलग करते हैं किसके द्वारा करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा अलग करते हैं। देखो मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इसे आपने कपड़े धोने वाली मशीन देखी होगी, वो किस फोर्स पे काम करती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे। जब हम कपड़े में उस मशीन में कपड़ा डालते हैं, गीले कपड़े डालते हैं, तो आपने देखा होगा पानी बाहर की ओर निकलना स्टार्ट कर देता है। वो क्यों, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। ठीक है, इसमें क्या होता है, एयर यहाँ से इन करेगी। ठीक है, एयर क्या करेगी, इन करेगी, तो वो एयर हाई वेलोसिटी से इन करेगी, तो वो जो ये सिलेंडर है, ये लेयर है, ये यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे एयर इससे स्ट्राइक करके आपका सर्कुलर मोशन में घूमना स्टार्ट कर देगी। जब एयर सर्कुलर मोशन में घूमना स्टार्ट कर देगी तो वहाँ पे एयर के जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो पार्टिकल्स हैं, जो आपके दूषित कण है, वो क्या आएंगे, वो इस बाउंड्री के ऊपर चिपकना स्टार्ट कर देंगे, इस बाउंड्री के ऊपर चिपकना स्टार्ट कर देंगे, और धीरे धीरे वो पार्टिकल्स क्या होंगे, आपके नीचे की ओर यहाँ पे कोन में आपका बैठना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर बैठना स्टार्ट हो जाएंगे, और जो फ्रेश एयर है वो ऊपर से आपकी बाहर निकल जाएगी। ठीक है, समझिए ना। देखो एयर यहाँ से आएगी, एयर घूमेगी हाई वेलोसिटी से, पार्टिकल्स दीवार से टकराएंगे, उनसे चिपक जाएंगे, वो नीचे की ओर बैठना स्टार्ट कर देंगे, धीरे धीरे फ्रेश एयर यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, ये एक प्रोसेस कहलाता है आपका सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर। क्या, सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर। नेक्स्ट है आपका स्प्लिट टावर। स्प्लिट टावर, ठीक है, स्प्लिट टावर में क्या रहता है, इसके द्वारा वायु को शुद्ध किया जा सकता है। ठीक है, इसमें कोई पार्टिकल्स का कोई साइज की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। इसमें क्या रहता है, इस प्रोसेस में क्या रहता है,
ये आपका एक पूरा प्लांट है, ठीक है। इसमें क्या लगा, एक एलिमिनेटर लग गया। एलिमिनेटर का काम क्या है, नमी को दूर करना, ठीक है। क्या, एलिमिनेटर का कार्य क्या है, नमी को दूर करना, ठीक है, नमी को दूर करना। ये यहाँ पे आपका फुहारा हुआ, यहाँ से पाइप है, ये पाइप है, यहाँ पे आपका पानी, यानी पानी किसकी फॉर्म में बरस रहा है, आपका रेन ड्रॉप, रेन ड्रॉप की फॉर्म में, यानी यहाँ से बारिश हो रही है, ठीक है। फ्रेश एयर यहाँ से आएगी, फ्रेश एयर यहाँ से आएगी, यानी दूषित एयर, ठीक है। दूषित एयर यहाँ से जाएगी तो वो किससे होकर टकरा के जाएगी, पानी से होकर टकरा के जाएगी। जब वो पानी से टकराएगी तो जो पानी की बूंदें हैं, वो बूंदें वायु में उपस्थित जितने भी हानिकारक कण हैं, धूल मिट्टी के कण हैं, उन्हें अपने अंदर क्या कर लेंगे, आकर्षित कर लेंगे, और आकर्षित करके उस कणों को वो नीचे की ओर इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है, पानी के द्वारा। और फ्रेश एयर आपकी बाहर की ओर निकल जाएगी। फ्रेश एयर कहाँ निकल जाएगी, बाहर की ओर। जैसे मैं इसका एक एग्जाम्पल दूँ, बारिश का टाइम। बारिश से पहले आपने देखा होगा, आंधी जब आती है तो इन्वायरमेंट में काफ़ी धूल हो जाती है, ठीक है, धूल हो जाती है। लेकिन जैसे ही उसके बाद बारिश होती है तो बारिश के साथ धूल के वो कण है वो नीचे की ओर सरफेस पे आ जाती हैं, और जो वायु होती है वो आपकी फ्रेश होती है। जब कभी बारिश हो तो बारिश के बाद जो हवा चलती है, उस हवा को आप महसूस करने का प्रयत्न करना, देखना कि वो कितनी एयर क्वालिटी होगी, यानी कितनी अच्छी फ्रेश एयर रहती है। वो किसकी वजह से, जो पानी की बूंदें होती हैं वो आपके वातावरण में उपस्थित वायु से धूल के कणों को और जितने भी आपके हानिकारक कण हैं उन्हें क्या कर देती है, अलग कर देती है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर, ठीक है। इसका फिगर थोड़ा डिफिकल्ट है, इसे मैं बुक से समझा रहा हूँ। देखिए ये इसका फिगर है, ठीक है। क्या ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर, ठीक है। इसमें क्या रहता है, इसके द्वारा 99% एयर को क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। इसमें क्या रहता है, ये आपकी प्लेटें रहती हैं, 1 2 3, ये प्लेटें रहती हैं, ठीक है। और इन प्लेटों के बीच में आपके वायर यानी तार लगे रहते हैं, ठीक है। ये क्या है, बाहर के साथ तार लटके रहते हैं। इन प्लेटों को क्या बोलते हैं हम, संग्राहक प्लेट, यानी धन आवेशित, क्या, धन आवेशित प्लेटें, ठीक है। इन प्लेटों को क्या बोलते हैं, धन आवेशित प्लेटें, ठीक है। और वायर जो तार लटके हैं लोड के द्वारा, उन्हें क्या बोलते हैं, ऋण आवेशित, ठीक है। अब इस प्रोसेस में क्या रहता है, ठीक है, कई सारा ये रहता है। जैसे आपने ट्रांसफार्मर देखा हुआ स्टेबलाइजर का, ठीक उसी तरीके से प्रोसेस होता है, ठीक है। उसमें से 3 ट्रांसफार्मर की लेयर है, उनमें से बीच वाली लेयर निकाल दो और उसमें हम कॉपर की वायर कूंस दें, ठीक है। इसमें क्या है, एयर इधर से फ्लो होगी। जब एयर इधर से फ्लो होती है तो जो भी आपके तार हैं वो कैसे होते हैं, ऋण आवेशित। तो ये ऋण आवेशित जो नेगेटिव चार्ज है, वो वायु जब इसमें फ्लो होती है तो वायु में उपस्थित जितने भी आपके पार्टिकल होते हैं या धूल के कण, वो भी क्या हो जाते हैं, ऋण आवेशित हो जाते हैं, यानी नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। जब वो नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं तो वो इन प्लेटों के बीच में से होकर गुजरते हैं। कण कैसे हो जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज, और प्लेट कैसी है, पॉजिटिव। ये कैसी है, हाई वोल्टेज की, और नेगेटिव चार्ज कैसा है, कम वोल्टेज का। तो हाई वोल्टेज वाला प्लस का जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को क्या कर लेगा, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, और यहाँ से हमें स्वच्छ वायु मिल जाती है। ये वायु आएगी, यहाँ पे आएगी, तारों के पास से जाएगी, तो वायु कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। जब नेगेटिवली वायु चार्ज हो जाएगी तो उसमें जो इतने भी कण होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। जब उस वायु को इन प्लेटों के बीच में से होकर गुजारा जाता है तो प्लेट पे उपस्थित संग्राहक प्लेट पे उपस्थित धनावेशित चार्ज होने के कारण वो वायु में उपस्थित नेगेटिव चार्ज के कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, जिससे कि आपकी वायु शुद्ध हो जाती है और बाहर की ओर फ्लो हो जाती है। ये प्रोसेस है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर। इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना, ठीक है, और अपनी कॉपी में नोट्स बना के चलना। ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ये आपका एयर पॉल्यूशन में और कुछ तो है नहीं आपका। नेक्स्ट, हाँ, इसमें 2 चीज़ और रह गई हैं, ठीक है। बेसिकली ये क्वेश्चन में पूछ भी जाती है, नहीं भी। आपको भोपाल डिजास्टर और लंदन स्मोक, बेसिकली क्या है,
1984 में आपकी भोपाल में एक फैक्ट्री थी, ठीक है। उसमें क्या गैस लीकेज हो गई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो उसके द्वारा जो वहाँ की वायु थी वो पूरी तरह हानिकारक यानी जहरीली हो गई थी, और उसके द्वारा वहाँ पे बहुत सारे लोग मर गए थे, ठीक है। इस तरीके से आप यूट्यूब पे या कहीं पे भी आप सर्च कर लेना, इसके बारे में पढ़ लेना। बेसिकली बस इसमें इतना ही समझाना, और कुछ है नहीं है इतना। और नेक्स्ट क्या, लंदन स्मोक। लंदन में जब आधुनिक क्रांति आई थी तो वहाँ पे क्या था, फ्यूल का कंजप्शन ज़्यादा हो रहा था। जब फ्यूल का कंजप्शन वहाँ पे ज़्यादा हो रहा था तो उसकी वजह से हानिकारक धुआं निकल रहा था इंडस्ट्री में, और उस धुआं वो कंडेंस होकर पूरे लंदन के ऊपर क्या कर बना लिया था, उस धुएं ने एक स्मॉग यानी कोहरा टाइप का बादल बना लिया था, जिसके द्वारा वहाँ पे जितने भी लोग रह रहे थे, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। तो वो वाली जो घटना है वो है लंदन स्मोक घटना, और एक है भोपाल डिजास्टर, ठीक है। इन दोनों को मैं आपको PDF में प्रोवाइड करा दूंगा नोट्स, आप उससे पढ़ लेना, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और हाँ, आपको एक अनाउंसमेंट करना है, जो आपको PDF है, अगर आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ उन नोट्स की PDF चाहिए तो आपका जो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे आपको PDF का लिंक मिल जाएगा, जिससे आप टेलीग्राम चैनल पर चले जाओगे तो वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।